हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समास का एक ऐसा ट्रिक देखने जा रहे हैं ना, जिसके बाद आपको समास में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे आप कोई भी क्लास में हो, समास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक क्षेत्रों में ये पूछा जाता है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो, चाहे कम्पिटेटिव एग्जाम लिख रहे हो। इसीलिए जो है ना, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छा से समझना होगा। आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, समास का एक ट्रिक है। इस ट्रिक को हम लोग लास्ट में समझेंगे, तो आप लोग पूरा अंत तक देखिए ताकि ये ट्रिक को हम अच्छा से समझ सके। पहले में स्टार्ट करते हैं समास। देखिए यहाँ पे समास क्या है, समास के कितने प्रकार है, ये सब पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए समास क्या लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो नया शब्द बनता है ना, उसे समास कहते हैं। सबसे पहले समझना होगा कि ये पद क्या होता है। तो पद किसे कहते हैं? जैसे ये राम, अगर बोले कि राम क्या है, राम क्या है, तो राम जो है ना एक शब्द है। लेकिन अगर ये राम जो है ना कोई वाक्य में प्रयोग हो जाए, किसमें प्रयोग हो जाए? वाक्य में। जैसे अगर हम लिखे राम जाता है, क्या लिखे? राम जाता है, राम जाता है। अब यहाँ पे ये जो शब्द है ना, जो शब्द राम था, वो यहाँ पे शब्द नहीं कहलाएगा, पद कहलाएगा, क्योंकि ये जो है ना एक वाक्य में प्रयोग हो गया है, तो इसे पद कहते हैं। तो इस तरह से जब दो पद को मिलाते हैं ना, और दो पद को मिलाने से जो नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो पद को मिला रहे को पुस्तक और दूसरा आलय, और ये दोनों पद को मिलाने से क्या बन गया? पुस्तकालय। पुस्तक के लिए आलय, तो ये दोनों मिलाने के बाद क्या बन गया? पुस्तकालय। तो इस यही जो है ना समास होता है। अर्थात समास का अर्थ बोल सकते हैं कि संक्षिप्त करना होता है, छोटा करना। देखिए इतना लंबा था, इसको छोटा कर दिए। तो समास का अगर अर्थ पूछा जाने कि समास का क्या अर्थ होता है, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। यहाँ पे दो पद लिखा हुआ है, यहाँ पे दो टर्म लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है समस्त पद या समासिक पद, और इधर लिखा हुआ समास विग्रह। सबसे पहले समझते हैं कि समस्त पद किसको बोलते हैं, समस्त पद किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए समस्त पद का डिफिनेशन लिखे कि जब दो पदों के मध्य में प्रयोग होने वाला योजक चिन्ह, दो पदों के मध्य, जैसे ये पुस्तक है और ये आलय है, ये दो पद है, दो पद के बीच में जो है ना ये के लिए जो प्रयोग हुआ है ना, ये के लिए क्या है? ये योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह। ये बीच वाला जो है ना योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह को हटाकर, इस ये योजक चिन्ह को हटाकर इन दोनों को पास पास लिख देने से, पास पास लिख देने से जो नया शब्द बनता है ना, उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। तो देखो, दोनों को हटा देने के बाद क्या बना? पुस्तकालय। और यही पुस्तकालय को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। अगला है समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं, ये समझ लेते हैं। देखो, समास विग्रह किसे कहा जाता है? तो समस्त पद, ये क्या था? समस्त पद। ये पुस्तकालय क्या था? समस्त। अभी ऊपर देखे ना कि समस्त पद था। तो समस्त पद के बीच लुप्त हुए विभक्ति चिन्ह, इसके बीच में विभक्ति चिन्ह जो था ना, जिसको लुप्त किए थे, उस विभक्ति चिन्ह को पुनः लिख देने की देना ही समास विग्रह कहलाता है। देखो ये पुनः लिख दिए ना, जैसे यहाँ पुस्तकालय था, पुनः क्या लिख दिए? पुस्तक के। तो यहाँ पे ऐसे अगर लिख देंगे ना, तो इसको बोलते हैं समास विग्रह। अगर पूछा जाए कभी पुस्तकालय का समास विग्रह क्या होगा, तो पुस्तक के लिए आलय। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि समास क्या है, समासिक पद किसको बोलते हैं, और समास विग्रह क्या है। अगला हम लोग समझते हैं समास के प्रकार। समास के प्रकार, तो समास जो है ना 6 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 6 प्रकार। 6 प्रकार कौन कौन सा है, ये पहले समझते हैं। देखो यहाँ पे पहला जो है ना, ये है द्विगु समास। पहला कौन सा है? द्विगु समास। दूसरा द्वंद्व समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा बहुब्रीहि समास। पांचवा तत्पुरुष समास। और छठा अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष। यहाँ वा नहीं होगा, ता होगा, तत्पुरुष। देखिए अब अगला एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग। द्विगु समास। कौन समास लिखा हुआ है? द्विगु समास। देखो द्विगु समास को याद करना बहुत ही आसान है। द्विगु समास उसको बोलते हैं ना जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। अभी शुरुआत में जब हम लोग देखें ना कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने से, तो यहाँ पे दो पद होता है। एक प्रथम पद जिसको पहला पद भी बोलते हैं, और एक दूसरा पद होता है जिसको उत्तर पद भी बोलते हैं। एक प्रथम पद होता है, प्रथम पद को पहला पद भी बोलते हैं। इस प्रथम पद को और क्या बोल सकते हैं? पहला पद। और एक होता है दूसरा पद। क्या होता है? दूसरा पद। और इस दूसरा पद को हम लोग बोल सकते हैं उत्तर पद। क्या बोल सकते हैं? उत्तर पद। तो सबसे पहले समझते हैं द्विगु समास किसको बोलते हैं। तो जो पहला पद होता है ना, मतलब शुरुआत वाला, वो संख्यावाचक होगा। क्या होगा? संख्यावाचक। यदि पहला पद संख्यावाचक हो, कैसा हो? संख्यावाचक। संख्यावाचक मतलब समझते हैं ना, कोई संख्या हो,
तो पहला पद अगर संख्यावाचक होगा ना तो उसी को बोला जाता है द्विगु समास। देखिए डिफिनेशन क्या लिखा गया है कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, तथा दूसरा पद संज्ञा हो, और दोनों मिलकर जो है ना एक समूह का बोध करता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्ताह, सप्ताह अगर देखे ना तो सप्ताह किसको बोलते हैं, 7 दिनों का समूह। तो 7 जो है ना संख्या है कि नहीं, संख्या है। नवरत्न, 9 रत्नों का जो ग्रुप होता है ना उसको नवरत्न बोलते हैं, जैसे अकबर का नवरत्न था, है कि नहीं। तो यहाँ पे 9 जो है ना एक संख्या दिखा रहा है, 9 लखा, 9 लाख का, ठीक। तो यहाँ पे 9 क्या एक संख्या है। 9 ग्रह, 9 ग्रह है ना, जैसे पूछा जाता है कितना ग्रह था, तो 9 ग्रह था। अभी वर्तमान में 8 ग्रह है। एक जो प्लूटो 9वां ग्रह था ना, 12वां ग्रह जिसे कहा गया अभी। तो यहाँ पे 9 ग्रह क्या है, 9 एक संख्या है, तो संख्यावाचक हो गया पहला, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। दुपट्टा, दुपट्टा किसको बोलते हैं, जो लड़की सब लगाती है, इसमें 2 पट्टा होता है ना, किधर एक इधर, तो ये 2 पट्टा भी कौन समास हो गया, द्विगु समास। शताब्दी, शताब्दी किसको बोलते हैं, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी बोलते हैं, तो ये शताब्दी 100 हो गया, तो संख्यावाचक है। चौराहा, 4 राहों के समूह, जैसे ऐसा भी, ऐसा रास्ता कभी देखे होंगे ना, इधर से भी आने का रास्ता, इधर जाने का रास्ता, इधर से चारों तरफ जाने आने वाला रास्ता हो तो उसको चौराहा बोलते हैं, ठीक। तो चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, तो 4 क्या है, संख्या, तो संख्यावाचक हो गया। इसके अलावा पंजाब, पंजाब जो राज्य है ना वहाँ पे उसका नाम नदियों के आधार पे रखा गया। वहाँ पे 5 नदी जो है ना, वही जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदी के आधार पे जो है ना, वहाँ पे पंच मतलब 5, अराब मतलब भूमि होता है। तो 5 नदियों का जो भूमि है ना उसी को पंजाब कहा जाता है, और ये पंजाब क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसको बोला जाता है, तो जिसका 3 नेत्र, 3 आंख वाला, तो 3 आंख किसका है, तो शिव जी का है। देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोग का बार बार होते रहता है कि त्रिनेत्र जो है ना कभी हो जाता है बहुब्रीहि समास, कभी हो जाता है द्विगु समास। अभी यहाँ पे हम द्विगु में बता रहे हैं, फिर बाद में इसको बहुब्रीहि में भी बताएंगे। लेकिन आप लोग को कैसे समझना होगा कि कौन सा कब होगा, कब किसको हम बोल सकते हैं, ये आप लोग को जो है ना वहाँ पे बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पे हम एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ। एक ही समास जो है ना, एक ही शब्द जो है ना, कभी द्विगु हो जाता है, कभी कर्मधारय हो जाता है, तो कभी बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसको भी हम लोग अच्छा से समझेंगे। यहाँ पे अगला है शतक, शतक किसको बोलते हैं, तो 100 रनों के समूह को शतक कहते हैं। 100 रनों के समूह को क्या कहते हैं, शतक कहते हैं। तो शतक में 100 रन आ रहा है ना, तो 100 क्या एक संख्या है। तो हम लोग को ये समझ में आ गया ना कि द्विगु समास किसे कहा जाता है, तो द्विगु समास में पहला पद क्या होगा, संख्या होगा। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अगला हम लोग दूसरा नंबर चलते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं, तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और एक दूसरे का विलोम भी हो, प्रधान हो और एक दूसरे का क्या होता है, विलोम, विलोम मतलब उल्टा। अगर ऐसा होना तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता, माता का उल्टा क्या होता है, पिता। दूध, रोटी, चाय, वाय, ऐसा कोई भी शब्द है ना, चाय वाय, दूध वूध, पानी वानी, तो इस तरह का जो है ना सब कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। भला का उल्टा बुरा, भाई का उल्टा बहन, लड़का का उल्टा लड़की। या तो तुम बोल सकते हैं इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये देखो ये चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक। अगर इसका समास विग्रह करेंगे ना तो और जुड़ जाता है, माता और पिता, है कि नहीं। और यहाँ पे देखो माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, तो यहाँ पे याद रखना कि जिसका दोनों पद प्रधान होगा ना उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहा जाता है, तो वैसा समास जिसका पहला पद, कौन सा पद, पहला पद विशेषण हो। देखो पहला पढ़े द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पढ़े द्वंद्व समास जिसमें बोले दोनों पद प्रधान हो, तीसरा बोले कर्मधारय समास जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो, पहला पद क्या हो, विशेषण हो, तथा दूसरा पद जो है ना विशेष हो। सबसे पहले समझते हैं विशेषण और विशेष किसको बोलते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है ना उसे विशेष कहा जाता है, जो विशेषता होता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे काला घोड़ा, अगर हम बोले काला घोड़ा, क्या बोले, काला घोड़ा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो घोड़ा है ना, ये घोड़ा की विशेषता है, घोड़ा कैसा है, काला है। तो जो विशेषता होती है ना उसी को विशेषण बोलते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष बोलते हैं। तब विशेषता किसकी बताई गई, घोड़ा का, तो घोड़ा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा।
तो इसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। ठीक, तो ये काला घोड़ा भी बोल सकते हैं, कौन समास है, कर्मधारय समास। पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद क्या है, विशेष है। डिफिनेशन देख लिए। और यहाँ पे जो है ना, आगे अगर हम देखें, जैसे महासागर, क्या लिखा हुआ है, महासागर। महासागर किसको बोलते हैं, तो महान है जो सागर। ये सागर क्या है, तो सागर महान है। सागर की विशेषता बताया जा रहा है ना, तो इसको विशेषण बोले। अरे क्या विशेष है, तो जिसका पहला पद विशेषण है उसको क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। महात्मा, महान है जो आत्मा। महाकवि, महान है जो कवि। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। हरी मिर्च, हरा है जो मिर्च। यहाँ पे हरा क्या है, विशेषण है, मिर्च की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से अगर रहा ना, तो उसको बोलते हैं कर्मधारय समास, अर्थात जिसका पहला पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। अगला हम लोग समझते हैं बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास जो है ना, क्या होता है, बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो वैसा समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। डिफिनेशन से अगर डायरेक्ट पूछा जाए वह कौन सा समास है जिसका दोनों पद प्रधान ना हो, तो वो समास को बोलते हैं बहुव्रीहि समास। लेकिन यहाँ पे याद रखना है ना कि ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत करता है, किसी अन्य की ओर संकेत करता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे अगर हम बोले गजानन, क्या बोले, गजानन। गज के समान है आनंद जिसका। गज मतलब हाथी होता है, आनंद मतलब सर होता है। तो हाथी के समान जिसका सर है, तो हाथी के जैसा सर किनका है, तो गणेश भगवान का सर हाथी का है। तो गजानन क्या हो गया, तीसरा व्यक्ति को संबोधित कर रहा है कि गणेश है। तो यहाँ पे बोल तो रहे गजानन, लेकिन संबोधित किसका हो रहा है, गणेश भगवान का। अगला है त्रिनेत्र। त्रि मतलब तीन और नेत्र मतलब आंख। तो यहाँ पे त्रिनेत्र जो है ना, दोनों में से दोनों पद प्रधान नहीं है। हाँ, लेकिन इसका पहला पद संख्यावाचक है। हम जब द्विगु समास पढ़ रहे थे ना, तो त्रिनेत्र द्विगु समास भी बताए थे, और यहाँ पे भी देखिए त्रिनेत्र लिखे हैं। तो जब कभी ऐसा आ जाए कि त्रिनेत्र कौन सा समास है और उसमें बहुव्रीहि समास रहेगा ऑप्शन, और द्विगु समास दोनों रहे, तो हमको लगाना है टिक बहुव्रीहि समास में। किसमें लगाना है, बहुव्रीहि समास में। अगर ऑप्शन में, चार ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं दिया रहे, तब किसमें लगाना है, द्विगु समास में। अगर दोनों रहे और ऑप्शन ऐसा रहे ए और बी दोनों, तो लगाएंगे ए और बी दोनों, है कि नहीं। सबसे पहले जो प्योरिटी देना है ना, सबसे पहले जो अगर किसी को मान्यता देना है, तो बहुव्रीहि समास को देना है। किसको देना है, बहुव्रीहि समास को। अगला जो है ना, चक्रधर। चक्रधर किसको बोलते हैं, चक्र को धारण करने वाला। चक्र को धारण करने वाला अर्थात कौन, विष्णु भगवान। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट होता है, तो किसका है, गणेश भगवान का। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात गणेश। रतिपति, रति का जो है पति, अर्थात कामदेव। राव नारी, राव नारी किसे बोला जाता है, तो रावण का अरी है जो, तो कौन है, श्री राम। कौन है, श्री राम। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। कौन हो गए, शिव। इसके अलावा हम लोग जानते हैं दशानन। दशानन जो है ना, दशानन किसे कहा जाता है, तो रावण को। दस है आनंद जिसका, आनंद मतलब सर होता है, तो 10 सर किनका था, रावण का। तो इस तरह का अगर कोई शब्द रहेगा ना, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। देखिए यहाँ पे नोट एक बात लिखे हुए है कि यदि कोई देवी देवता का पर्यायवाची शब्द रहेगा ना, तो वहां पे कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अगला हम लोग चलते हैं अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास के बारे में समझिए कि जिस समास का पहला पद क्या हो, प्रधान हो या तो अव्यय हो। जिस समास का पहला पद प्रधान हो या तो अव्यय हो, उसे क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जैसे आजीवन, अथार्थ, अथाशक्ति, बाकायदा, प्रतीक, लाजवाब इत्यादि। इसके अलावा इस तरह रहे दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, बातों बात। इस तरह का कोई शब्द रहता है ना, तो अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वैसा समास जिसको पढ़ने के बाद कुछ समझ में ना आए, वैसा समास को अव्ययीभाव समास कहते हैं। अर्थात देखो यहाँ पे जो है ना, अथार्थ, अर्थात देखो यहाँ ना पहला पद संख्यावाचक लग रहा है, ना कोई भगवान का नाठा है, अर्थात न भगवान का पर्यायवाची शब्द है, ना पहला पद विशेषण लग रहा है। इस तरह से कोई चीज लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो इस तरह का समास जिसको बोलने के बाद
समझ में नहीं आए ना, तो वैसे समास को अव्ययीभाव समास कहते हैं। सबसे पहले जो है ना छाँटना सीखिए। सबको हम देखेंगे कि तत्पुरुष नहीं है, अगर कर्मधारय नहीं है, द्विगु नहीं है, द्वंद्व नहीं है, तो लास्ट में क्या बचता है? अव्ययीभाव समास। ठीक है। अगला लास्ट बचा छठा समास, जिसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास समझते किसको बोलते हैं? तो तत्पुरुष समास वैसा समास को कहा जाता है ना जिसका दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद को उत्तर पद भी बोलते हैं। तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक विभक्ति का लोप हो, अर्थात क्या होता है कि इसके दोनों के बीच पद जो है ना, वो दोनों के पद के बीच कारक विभक्ति रहता है या कारक विभक्ति छुपा हुआ रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। नोट याद रखना कि यहाँ पे कारक कितना होता है? तो कारक 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 कारक का प्रयोग नहीं होता है। एक कर्ता कारक और दूसरा संबोधन, ये दोनों कारक का प्रयोग नहीं होता है, शेष कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अगर पूछा जाए कारक विभक्ति के आधार पे तत्पुरुष समास कितना प्रकार के होता है? 8 के 6, तो कितना आंसर हो जाएगा? 6। हम लोग समझते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे जो भी होगा ना, इसका एग्जाम्पल में कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा। जैसे हम यहाँ पे देखें पहला एग्जाम्पल, जेब कतरा। जेब कतरा, तो इसको क्या बोलते हैं? जेब को कतरने वाला, जेब को काटने वाला। वन गमन, वन को गमन करने वाला। तो यहाँ पे देखिए को विभक्ति चिन्ह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? को आ रहा है ना, को क्या है? कारक है। तो जब समास विग्रह करेंगे और कोई कारक चिन्ह आएगा ना, तो वो तत्पुरुष समास होता है। और यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह जो है ना, किसका है? कर्म का। तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। अगर पूछा जाए तत्पुरुष समास कितना प्रकार के होता है, तो 6 प्रकार का होता है। उसमें पहला है क्या? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? तो जब समास विग्रह करेंगे और कारक विभक्ति चिन्ह में को आएगा तो उसे क्या बोला जाता है? कर्म तत्पुरुष समास। अगला है रेल यात्रा। रेल यात्रा को अगर तोड़े तो क्या हो जाए? समास विग्रह करेंगे तो रेल से यात्रा। अगर रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है? से। और से किसका है? करण। करण से, है ना। अपादान में भी से आता है, लेकिन जब जुटा रहने का संबंध सेंस दे ना, तो वहां पे करण होता है, और जब अलग होने का सेंस दे तो अपादान होता है। यहाँ पे रेल से यात्रा, तो रेल में हम बैठे हुए कि नहीं है? हाँ। रत्नों से जड़ित, रत्न मेरे ही अंदर जड़ित है कि मेरे ही ऊपर है कि नहीं है? तो यहाँ पे ये पास होने का संकेत दे रहा है या उसी में सटे हुए छुए हुए का संकेत दे रहा है? ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। आगे हम लोग चलते हैं। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। और रेल यात्रा बोले तो रेल से यात्रा, और रेल भाड़ा मतलब रेल के लिए भाड़ा। तो यहाँ पे ये के लिए जो है ना, किसका योजक चिन्ह है? संप्रदान कारक का है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला है अपदान तत्पुरुष समास। और हम लोग जानते हैं अपदान तत्पुरुष समास में जो विभक्ति चिन्ह क्या आता है? से आता है। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? से आएगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। अगर पाप मुक्त, पाप से मुक्त। अगर हम बोलते पाप से ग्रसित, पाप ग्रस्त, पाप से ग्रसित, तो वो करण तत्पुरुष समास हो जाता, क्योंकि पाप मेरा ही अंदर है कि नहीं? अगर हम बोले पाप से ग्रसित, तो पाप रोग से ग्रसित, तो रोग मेरा ही अंदर। अगर बोले रोग से मुक्त, मतलब रोग मेरे अंदर से बाहर चला गया। तो अगर अलग होने का सेंस देना तो वहां पे अपदान, और जब वहीं पे होने का सेंस दे तो करण। ठीक। जैसे पाप से मुक्त मतलब पाप खत्म हो गया, तो अपदान हो जाएगा। ठीक। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। और संबंध में आता है योजक चिन्ह का, के, की। क्या आता है? का, के और के। तो यहाँ पे देखिए राजकुमार, राजा का कुमार। यहाँ पे का है ना, जलधारा, जल की धारा। तो ये करण तत्पुरुष, समन तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। और अधिकरण का योजक चिन्ह क्या होता है? में या पर। तो मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। जलमग्न, जल में मग्न। तो इस तरह का जो है ना तत्पुरुष समास था। अब देखते हैं हम लोग लास्ट ट्रिक। देखो यहाँ पे ट्रिक देखने के लिए जो है ना, समास कितना तरह का होता है? तो 6 तरह का। इसमें देखो द्विगु में सबसे पहला क्या याद रखना है? बस इतना ही याद रखना कि पहला पद क्या है? संख्या है। और जब भी संख्या आ जाएगा समझ जाएंगे द्विगु समास है। जैसे नवरात्र एग्जाम्पल तुम लोग बहुत देख चुके हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है ना कि कौन समास में क्या है उसका पहचान। ठीक। तो याद रखना कि ये पहला पहचान ये है ना कि जैसे द्विगु में पहला पद क्या है? संख्या है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान है। कर्मधार में पहला पद क्या है? विशेषण है। अब बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं है। अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है। देखो सबका अलग है। इसमें पहला पद प्रधान है तो किसी में भी पहला पद प्रधान नहीं है। इसमें दूसरा पद प्रधान है तो किसी में केवल ये नहीं कि दूसरा पद प्रधान है, इसमें देखो दोनों पद प्रधान है।
इसमें पहला पद विशेषण होगा, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है और इसका पहला पद प्रधान है। तो सबका अलग अलग बात है, इसीलिए पूछा जाता है कि वह कौन सा समास है जिसका दोनों पद प्रधान है। तो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। वह कौन सा समास है जिसका पहला पद अव्यय हो, तो या अव्यय हो या पहला पद प्रधान हो, कौन? अव्ययीभाव समास। वह कौन सा समास है जिसका दोनों पद प्रधान नहीं है, तो कौन सा? बहुब्रीहि समास। तो ये था समास का ट्रिक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको जिस टॉपिक का नोट्स चाहिए ना, आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक का हम नोट्स देने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।